नमस्कार आप सभी को। मेलिशियस प्रोग्राम की ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर अपन ने पिछले वीडियो के अंदर वॉर्म्स के बारे में डिटेल से पढ़ा था। क्योंकि वीडियो बड़े ना हो इसके लिए मैंने इस टॉपिक को अलग-अलग पार्ट में तैयार करने का प्रयास किया है। तो इस वाले ट्यूटोरियल के अंदर अपन वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके क्या-क्या एग्जाम्पल्स हैं। वायरस और वॉर्म दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, केवल इनके बिहेवियर और काम करने के तरीकों में अंतर है। बाकी दोनों ही प्रोग्राम जो हैं वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग कर सकते हैं खुद की। वॉर्म जो है वो नेटवर्क के ऊपर काम करता है, नेटवर्क का उपयोग करके, और खुद जो है विक्टिम को ढूंढ के और अपनी स्प्रेडिंग करता है, अपना फैलाव करता है। जबकि वायरस को जो है वो यूजर एक्शन की या ह्यूमन एक्शन की आवश्यकता होती है। वॉर्म जो है वो नेटवर्क सर्विसेज जैसे ईमेल हुई, मैसेजिंग सर्विसेज हुई, इन सबको काम में लेकर अपने टारगेट को अचीव करता है और इन्फेक्ट करता है। वायरस इसकी तुलना में स्लो होता है। ज्यादातर जो स्प्रेडिंग वायरस की होती है वो पेन ड्राइव, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी या किसी अन्य स्टोरेज डिवाइस के द्वारा अधिक होती है। वायरस का पूरा नाम है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। एक बार ये प्रोग्राम आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाए तो उसके बाद में जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, ये आपके डेटा और फाइल्स को करप्ट करेगा, उनके साथ अटैच होगा, ताकि वो फाइलें जैसे ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंचे तो ये नेक्स्ट सिस्टम को भी इन्फेक्ट कर सके। तो स्क्रीन के ऊपर आपको लाइफ साइकिल दिखाई है वायरस और वॉर्म की, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इनमें कितनी समानता और असमानता है। तो पहला स्टेप ये जो दिख रहा है आपको, ये वायरस की लाइफ साइकिल है और ये वॉर्म की लाइफ साइकिल है। समान है दोनों की लगभग, केवल थर्ड पॉइंट जो है वो इन दोनों के अंदर डिफरेंट है। तो पहला स्टेप होता है इसका पेनेट्रेशन। इसके अंदर वायरस या वॉर्म जो है वो अपने टारगेट को ढूंढते हैं। वायरस के व्यू पॉइंट के अंदर वायरस जो है किसी फाइल या पीई का मतलब होता है पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे ही आपके सिस्टम के अंदर वायरस जाएगा और यूजर इन्फेक्टेड फाइल को जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो ये अपनी रिप्लिका बनाएगा, और रिप्लिका बनाने के बाद में अदर फाइल्स को ये ढूंढेगा और उसके अंदर लेस देन 1 KB के कोड जो है एग्जीक्यूटेबल कोड वो इंसर्ट कर देगा, तो वो फाइल जो है इन्फेक्टेड हो जाएगी। सेम ऐसा ही काम जो है वो वॉर्म करता है, लेकिन ये वेनरेबिलिटी या कमियां ढूंढने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता। उसके स्थान पर ये टारगेट का
टारगेट को ढूंढने के लिए आईपी एड्रेस, रैंडम आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेसेज या मैसेजिंग आदि का यूज करता है। जैसे ही एक बार ये सिस्टम के अंदर पहुंचा तो ये एक्टिवेट होने के लिए इंतजार करता है। यूजर जैसे ही इन्फेक्टेड फाइल के ऊपर एक्शन लेता है तो वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद में वो अपनी रिप्लिकाएं बनाना चालू कर देता है और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना चालू कर देता है जिनको वो इन्फेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये इनकी लाइफ साइकिल है, इस तरीके से ये काम करते हैं। आपको समझ में आया होगा। वायरस या वॉर्म की इस लाइफ साइकिल को आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं कि जब कोई सिस्टम जो है इनसे इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके क्या क्या साइंस हैं, क्या पहचान है उनकी। या तो आपका सिस्टम जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो डाउन होने के पीछे रीजन ये होता है वॉर्म के केस में कि वो अपनी जब रिप्लिका बना के और नेक्स्ट विक्टिम को ढूंढता है, नेक्स्ट टारगेट को ढूंढना चालू करता है, तो उसके लिए वो जो है सिस्टम के रिसोर्सेज को काम में लेता है। सेम यही काम जो है वो ऑब्जेक्ट को ढूंढता है वायरस, तो उसके लिए वो सिस्टम के रिसोर्सेज को काम में लेता है, जिससे सिस्टम बिजी हो जाता है और उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। दूसरा जो इसका लक्षण है वो है पॉपअप विंडोज आपके स्क्रीन के ऊपर या ब्राउजर के ऊपर दिखने लग जाती हैं। आप कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं, उसी दौरान आपको बिना किसी मैसेज के या अजीब से किसी मैसेज के या इम्पोर्टेंट दिखने वाले या क्रिटिकल दिखने वाले ऐसा कोई भी मैसेज जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है, और उसके नीचे ऑप्शन ओके या अलाउ ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो वो अपना काम आगे चालू कर देते हैं। या फिर न्यूज या किसी एड के जो है आपके स्क्रीन के ऊपर बार बार पॉपअप विंडोज आने लग जाती हैं। पॉपअप विंडो जो होती हैं वो सब विंडो होती है मेन विंडो की। यदि आपके सिस्टम के अंदर कोई प्रोग्राम खुद ही बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो आप समझ जाएं कि आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। आपने ऑफलाइन सॉरी आपने स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस अगर इंस्टॉल कर रखी हैं, जैसे आपने आउटलुक एक्सप्रेस की या जीमेल की, इनकी कोई भी एप्लीकेशन या अदर कोई जो लॉगिन जिनमें रिक्वायर होता है ऐसी एप्लीकेशंस आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर रखी हैं, और उनमें से आप बिना चाहे लॉग आउट हो जाते हैं या किसी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं, तो आप समझ जाएं कि ये जो सिस्टम है वो इन्फेक्टेड है, और उसमें आप किसी प्रकार का कोई अपना यूएसबी ड्राइव या कोई भी स्टोरेज ना लगाएं और ना ही उसमें से कोई कॉपी करें कोई चीज, ताकि उसकी स्प्रेडिंग को आप रोक सकें। कुछ वायरसेज जो हैं वो हार्डवेयर पे भी इम्पैक्ट डालते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन होती है जिसको अपन डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, उनके अंदर भी ये जो है कुछ गड़बड़ पैदा कर देते हैं, जिसके कारण जो डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें बाधा आने लग जाती है और डिवाइस क्रैश हो जाता है। तो ये कुछ साइंस हैं जिनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर कई बार ये होता है कि सिस्टम नॉर्मली वर्क कर रहा होता है, और नॉर्मली वर्क करते करते वो अचानक हैंग हो जाता है या फ्रीज हो जाता है।
और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस कारण से हुआ। आप एंटीवायरस चलाते हैं और एंटीवायरस भी कुछ पकड़ नहीं पाता है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ वायरसेस होते हैं जो एंटीवायरस के जो है पकड़ से दूर रहते हैं। तो ये सारे साइंस हैं। इसके अलावा जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यदि चलते चलते आपको इस तरीके की स्क्रीन अगर नजर आ जाए, इसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन या स्क्रीन ऑफ डेथ। विंडोज 7, 98, XP इनके अंदर इस तरीके की आती है, और 8 और 10, 11 इन विंडोज के अंदर इस तरीके की ब्लू स्क्रीन आती है। तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम के अंदर माल फंक्शनिंग हो रही है और आपको जो है उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अब अपन अपने प्रॉपर टॉपिक पे आ जाते हैं, वायरसेस और इसके टाइप्स। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये वायरसेस के अलग अलग प्रकार हैं। तो इसमें जो पहला टाइप आता है वायरस का वो आता है रेजिडेंट वायरस। ये कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो किसी यूजर की एप्लीकेशंस को इन्फेक्ट कर देते हैं जब वो रनिंग मोड में होती हैं। इसका एक अपोजिट टाइप भी होता है नॉन रेजिडेंट वायरस। वो भी कैपेबल होते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में मॉडिफिकेशन करने के लिए, लेकिन वो तब करते हैं जब वो रनिंग में नहीं होती। जबकि रेजिडेंट वायरस जो हैं वो रनिंग कंडीशन के अंदर जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं और अपने कोड उनके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में वायरस का टाइप है वो है मल्टीपार्टाइट वायरसेस। ये वायरसेस जो होते हैं वो मल्टीपल तरीकों से किसी भी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर देते हैं। जनरली ये जो है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर छुपे हुए रहते हैं, और जो मूवमेंट है प्रोसेसेस की, जब प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं और उसके एक पार्ट को थ्रेड कहते हैं। ठीक है, तो जब वो कोई प्रोग्राम रनिंग मोड में होता है उस समय ये उसको मॉनिटर करके और किस मेथड को काम में लेके उसमें कोड इंजेक्ट करने हैं या उसको इन्फेक्टेड करना है ये तय करते हैं, और रनिंग मोड के अंदर ही एप्लीकेशन को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इसका आउटपुट ये होता है कि जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल इन्फेक्ट हुई है इनसे, वो जो है स्लो काम करना चालू कर देती है। नेक्स्ट जो वायरस टाइप है वो है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये वायरस जो होते हैं वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी को एक्सेस करते हैं और जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम में या प्रोग्राम्स हैं, उनको ये इजीली इन्फेक्ट कर देते हैं। ज़्यादातर जो इनका एग्जीक्यूशन चालू होता है वो होता है, सबसे पहले ये सर्च करते हैं auto.exe नाम की एक बैच फाइल होती है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। विंडोज 95, 98, मिलेनियम, विंडोज XP इनके अंदर जो है सबसे पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट होता था तो वो डॉस फाइलों को काम में लेते थे। उनमें जो मुख्य फाइलें होती थी वो होती थी command.com, config.sys और ms-dos.com फाइल होती थी। और इनको सीरियली एग्जीक्यूट करने के लिए एक बैच फाइल होती थी। ये अपन ने बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में भी पढ़ा है। तो स्टेप बाय स्टेप इनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बैच फाइल होती थी, उसका नाम होता था auto.exe.bat।
तो ये क्या करते हैं, ज़्यादातर इनका टारगेट जो है ये फाइल होती थी और उसमें अपने आप को अटैच करके और ये मेन मेमोरी के अंदर लोड हो जाते हैं और लोड होने के बाद में ये आगे जो है वो प्रोग्राम्स और फाइलों को ये इन्फेक्ट करते हैं। ये इतने कैपेबल होते हैं कि ये यदि आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क या कोई यूएसबी ड्राइव जो आपके सिस्टम में अटैच की हुई है उसको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसके डेटा को भी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये पावरफुल होते थे अपने टाइम के। अब इनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है क्योंकि जो ऑटो EXEC फाइल है वो अब जो है विंडोज सिस्टम के अंदर देखने को नहीं मिलती। अब जो हमारा जो बूटिंग सीक्वेंस है वो बदल गया है, तो इसके कारण ये जो है मॉडिफाई हो गए हैं। नेक्स्ट जो अपना वायरस का प्रकार है वो है ब्राउजर हाइजैकर। ये जो वायरसेज होते हैं ये क्या करते हैं कि आपके वेब ब्राउजर जैसे क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी जो भी आप वेब ब्राउजर काम में लेते हैं, आपके सिस्टम में आने के बाद में आपके वेब ब्राउजर की जो सेटिंग्स हैं उनको ये बदल देते हैं। जो डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है, जो आपका वेब ब्राउज़र को जैसे ही आप एग्ज़ीक्यूट करते हैं, जो खुलता है होम पेज, उसको ये दूसरे से रिप्लेस कर देते हैं। आप ब्राउज़िंग कर रहे होते हैं, उस समय जो है ऑटोमैटिकली ये किसी दूसरी साइट की टेप जो है वो आपके ब्राउज़र में खोल देते हैं। आपके सर्च इंजन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, उनको ये बदल देते हैं। दूसरा सर्च इंजन आपको लगा देते हैं, आपके वेब ब्राउज़र के ओपन होते ही कोई दूसरा ही जो है सर्च इंजन ओपन होता है और अनवांटेड एडवेयर वगैरह ये दिखाते हैं, पॉपअप वगैरह आने लग जाते हैं आपके वेब ब्राउज़र के अंदर एडवर्टाइज़मेंट वगैरह आने लग जाते हैं, तो आप समझ जाएँ ये जो वायरस का टाइप है ये ब्राउज़र हाइजैकर है। ठीक है? अगला जो अपना वायरस का टाइप है वो है ओवरराइट वायरस। ये बहुत ही खतरनाक वायरस होता है क्योंकि ये जो भी चेंजेज आपके फाइल और डेटा के अंदर करता है, उसको आप वापस रिकवर नहीं कर सकते। ये इसका मेन इम्पैक्ट है और लगभग सभी प्रकार के सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज, डॉस, लाइनेक्स, एप्पल सिस्टम, सभी सिस्टम के ऊपर ये इन्फेक्ट करता है और डेटा को जो है या तो रिमूव कर देगा या डिलीट कर देगा या फिर उसको रिप्लेस कर देगा। तो इस वायरस से बचने का तरीका तो ये है या तो आप एंटीवायरस काम में लें और उसको अपडेट रखें और दूसरा जो है, जो इन्फेक्टेड फाइलें हैं उनको आप डिलीट कर दें, क्योंकि उनकी रिकवरी तो हो नहीं सकती। तो ये जो वायरस है ओवरराइट वायरस, ये सबसे डेंजरस, एक्सट्रीमली डेंजरस वायरस की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट जो अपना वायरस है वो है वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। ये वायरस भी जो है वो ब्राउजर हाइजैकर जैसे ही काम करता है और आपके वेब ब्राउजर की सेटिंग्स चेंज करके ये अपने आप को उसके अंदर सेट कर लेता है और जब भी आप किसी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं या सोशल मीडिया साइट को ब्राउज करते हैं, ईमेल को खोलते हैं, ऐसा कोई भी काम आप ब्राउज़र के माध्यम से करते हैं, तो ये जो है उस पेज के ऊपर, उस वेबसाइट के ओपन पेज के ऊपर जो है अपने स्क्रिप्टिंग कोड इंसर्ट कर देता है और वहाँ से ये अपना स्प्रेडिंग चालू करता है। कई बार तो ऐसे भी वेब स्क्रिप्टिंग वायरस हैं जो सर्वर पर जाके और सर्वर की फाइलों को भी डैमेज कर देते हैं। तो ऐसे वायरसेस जो हैं वो वेब स्क्रिप्टिंग वायरसेस होते हैं जो क्लाइंट साइड
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को काम में लेकर मिसलेनियस जो है एक्टिविटी करते हैं और नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से ये जो है स्प्रेड होके दूसरे यूजर्स को भी टारगेट बना के उनके सिस्टम को भी जो है इन्फेक्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये जो आपके ब्लॉग या आपका सोशल मीडिया अकाउंट है उनके अंदर भी ये जो है अलग अलग पोस्ट जो जैसा इनको प्रोग्राम किया हुआ है वैसी पोस्ट जो है वो डालकर और जो है गड़बड़ करना चालू कर देते हैं। इनको हटाने का बढ़िया तरीका ये है कि यदि आपको इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नजर आए तो आप अपने जो वेब ब्राउजर है उसको अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करें। उससे पहले उसकी जितनी भी कैश फाइलें हैं उन सभी को आप डिलीट कर दें और एक बार अपने सिस्टम को जो है वो अच्छे एंटीवायरस से स्कैन कर लें। जैसे ही आप नया वेब ब्राउजर रीइंस्टॉल करें तो आप उसकी सेटिंग में जाकर जो है स्क्रिप्टिंग को ऑफ कर दें। स्क्रिप्टिंग एग्जीक्यूशन की जो परमिशन है उसको आप ऑफ कर दें। तो ये इससे बचने का तरीका है। इंटरनेट पे जब आप काम करते हैं तो आपको एक चीज हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि आपके सिस्टम में फायरवॉल जो है वो कॉन्फ़िग हो। उसके अलावा एक अच्छा सा एंटीवायरस जो ऑनलाइन प्रोटेक्शन भी आपको देता हो वो आपके कंप्यूटर में अपडेट रहे। अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें इनबिल्ट एंटीवायरस आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसेंशियल और एक और आता है मैं नाम भूल रहा हूं उसका, डिफेंडर। ये दो एंटीवायरस आते हैं तो आप इनको अपडेट रखें। कोई आपको अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको अपडेट रखें। और दूसरा जो है कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर रहे हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें, ट्रस्टेड सोर्स से ही करें, अन्य किसी से ना करें। अगर वो सॉफ्टवेयर जो है जिप फाइल के रूप में डाउनलोड हो रहा है तो सबसे पहले आप उसको स्कैन करें। ये इनके बचने के तरीके हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में टाइप आ रहा है वो है फाइल इन्फेक्टर। ये कॉमन वायरस है और इसका ये कॉमन सा गुण है कि ये जो है किसी भी फाइल को ओवरराइट कर देता है। ज्यादातर जो इसके टारगेट होते हैं वो होते हैं .exe और .com एक्सटेंशन वाली फाइलें, है ना। ये दोनों ही एग्जीक्यूटेबल फाइल है। .com का मतलब होता है कमांड फाइल और .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो CUI था, करेक्टर यूजर इंटरफेस जो था, उसके अंदर डॉस जिसको आप बोल सकते हो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर जो एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल्स होती थी उनका एक्सटेंशन होता था .com। और विंडोज के अंदर जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं उनका एक्सटेंशन होता है .exe। ठीक है। नेक्स्ट जो अपने पास में आ रहा है वो आ रहा है नेटवर्क वायरस। ये भी एक डेंजरस वायरस है, एक्सट्रीमली डेंजरस वायरस है। और ये एंटायर नेटवर्क जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है या इंट्रानेट है उस एंटायर नेटवर्क के अंदर ये जो है दिक्कत पैदा कर सकता है और आपके जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर ये बाधा उत्पन्न कर सकता है ना। ये अपने आप को रिप्लिकेट करके कर सकता है, स्प्रेडिंग तो करेगा ही क्योंकि वायरस है। ये जो पैकेट मूव हो रहे हैं आपके नेटवर्क के अंदर डेटा के, उनके साथ खुद को अटैच करके और दूसरे सिस्टम्स में पहुंच जाता है और वहां से अन्य किसी मीडिया को काम में लेकर या नेटवर्क इंटरनेट
इनको काम में लेकर ये अपने आप को स्प्रेड करता है। तो प्रोटेक्ट इससे प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको जो है अपने नेटवर्क की जो है फायरवॉल है उसकी एडवांस सेटिंग्स अपडेट रखनी चाहिए, और एक अच्छा एंटीवायरस जो है हर सिस्टम के अंदर नेटवर्क के ऊपर अपडेट होना चाहिए। ये इस तरीके से आप इस वायरस से अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है बूट सेक्टर वायरस। ये जो वायरस है ये क्या करता है कि जो हमारे बूट एंट्री होती है, जो डिस्क के जीरो ट्रैक, जीरो साइट, जीरो ट्रैक और जीरो सेक्टर के से चालू होती है। जो मैंने आपको हार्ड डिस्क जब अपन ने पढ़ी थी उस समय बताया था ट्रैक और सेक्टर्स के बारे में। जो पहला सेक्टर जो होता है और पहला उसका उसके ऊपर जो ट्रैक होता है उसके ऊपर जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड लिखे हुए होते हैं। जो बायोस है आपका वो पोस्ट ऑपरेशन करने के बाद में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करने के बाद में, जब अपन ने रैम और रोम पढ़ी थी उस समय मैंने आपको इसका बारे में बताया था। तो वो करने के बाद में जो है हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं MBR, उसको फाइंड आउट करता है और उसको एग्जीक्यूट कर देता है। उसमें लिखे हुए कोड जो होते हैं वो आपके आगे ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने का काम करते हैं। तो ये जो वायरस होता है बूट सेक्टर वायरस, ये क्या करता है कि ये जो MBR है फाइल सिस्टम के अंदर उसको मॉडिफाई करके और अपने कोड जो है वो इंजेक्ट कर देता है उसके अंदर। और जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है और मास्टर बूट रिकॉर्ड एग्जीक्यूट होते हैं तो उसके साथ साथ ये भी जो है वो मेमोरी के अंदर लोड हो जाता है और फिर अपने ऑब्जेक्ट्स, टारगेट ऑब्जेक्ट्स को ढूंढकर उनको इन्फेक्ट करना चालू कर देता है। तो इसका कई बार आउटपुट ये होता है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जो है वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती है ना। और ये फाइल सिस्टम को करप्ट कर देता है। फाइल सिस्टम को करप्ट करने से क्या होता है कि जो आपने अरेंजमेंट कर रखा है अपनी हार्ड डिस्क का, जो पार्टीशन बना रखे हैं, जो फोल्डर्स बना रखे हैं उनके अंदर, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको नहीं मिलते और हार्ड डिस्क जो है वो आपको करप्ट नजर आती है। तो इससे इसको रिमूव करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा पैनिक है, क्योंकि ये जो वायरस है वो बूट सेक्टर के अंदर और वहां तक किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को जाने की परमिशन नहीं होती है। फुल्ली प्रोटेक्टेड होता है वो एरिया। लेकिन अब आपको इस इनफैक्ट अगर ऐसा वायरस आपके सिस्टम में आ जाता है तो उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप अपने हार्ड डिस्क को कंप्लीटली जो है वो इरेज करें और वापस उसमें जो है फाइल एलोकेशन टेबल क्रिएट करें, यानी उसके पार्टीशन वगैरह बनाएं, तो ये रिमूव हो सकता है। और इसके बचने के लिए तो आपको एंटीवायरस को काम में लेना है ही है। इसके बाद में अपने पास में आता है मैक्रो वायरस। ये ऐसे वायरस होते हैं जो आपके ऑफिस ऑटोमेशन के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जैसे MS वर्ड है, एक्सेल है, ओपन ऑफिस के राइट या कैल, जो इस तरीके के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर जो है आपको मैक्रो बनाने की, किसी काम को आपको ऑटोमेटिकली कराना है, कोई रिपीटिंग काम है आपका और उसको करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप जो है VB कोड्स को काम में लेके, VBA विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके कोड्स को आप काम में लेकर और मैक्रो बनाते हैं। एक मॉड्यूल होता है इसका जिसमें आप जो काम कराना चाहते हैं उसमें VB विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स लिख के और जो है अपना काम करा सकते हैं। तो
उनके अंदर क्या होता है कि कोई फाइल आपने जो है इंटरनेट से या किसी दूसरे यूजर से ली या डाउनलोड की इंटरनेट से, तो उसके अंदर फाइल के अंदर जो है वो मैक्रो के अंदर जो है वायरस जो है मैक्रो के रूप में रहता है। और जैसे ही आप फाइल ओपन करते हैं तो ऑफिस जो है वो आपसे पूछता है कि भाई इसके अंदर जो है कुछ मैक्रोज हैं, आप चाहें तो उसको अनेबल कर दिया जाए। और यूजर अगर गलती से उसको अनेबल कर देता है तो वो वायरस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और अपना काम करना चालू कर देता है। स्क्रिप्टिंग वायरस वेब स्क्रिप्टिंग वायरस के जैसे ही होते हैं। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को काम में लेकर और दूसरी फाइलों के साथ अटैच हो जाते हैं और अपना काम करते हैं। वायरसेस के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक 2010-11 के आसपास एक स्टक्सनेट नाम का एक वायरस जो है वो अस्तित्व में आया था। और ये वायरस बनाने वाले और कोई नहीं, गवर्नमेंट बॉडीज थी यूएस और इजराइल की। जो इनका इस वायरस को बनाने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चला रहा था उसको डिस्ट्रॉय करना था। और मजे की बात ये है कि ये वायरस जो है वो नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड नहीं किया जा सकता था, क्योंकि जो इजराइल गवर्नमेंट थी वो अपने जो सीक्रेट्स प्रोग्राम होते थे उनको किसी भी माध्यम से वो एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाए ऐसी कोई गुंजाइश रखती नहीं थी। तो ये जो वायरस था वो यूएसबी पेन ड्राइव द्वारा जो है वो स्प्रेड हुआ था और इसने लगभग 20,000 कंप्यूटर्स को उस समय जो है इन्फेक्ट किया था। और लगभग आधे से ज्यादा जो है जो इनका जो इजराइल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसको, उससे संबंधित डेटा को आधे से ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो आप ये समझ पा अब इस घटना से आप ये समझ पाएंगे कि वायरस बनाए क्यों जाते हैं, है ना। तो ये एक इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है।